आदाब दोरुख में आपका इस्तकबाल करते हैं। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। राहुल गांधी से ईडी ने आज पूछताछ की। नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ये पूछताछ हुई। इस पूछताछ के खिलाफ कांग्रेस ने दिल्ली समेत मुल्क के मुख्तलिफ मकामात पर एहतजाज किया। इस मौके पर कांग्रेस के कद्दावर लीडरान समेत कई कारकुनान को हिरासत में भी लिया गया। कुछ महरूस लीडरान से प्रियंका गांधी ने थाने में पहुंचकर पुलिस स्टेशन पहुंचकर मुलाकात भी की। वहीं मरकजी वजीर स्मृति ईरानी ने कांग्रेस पार्टी पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बदनवानी की हिमायत में कांग्रेस आज सड़कों पर है। साथ ही उन्होंने कहा कि जो जेल से बेल पर हैं उन्होंने ऐलान किया है कि आओ दिल्ली को घेरो। जांच एजेंसियों पर दबाव के लिए कांग्रेस ने वुज़रा को बुलाया है। साथ ही स्मृति ईरानी ने सवाल किया कि एजेंसी पर इस तरह से दबाव डालने को आप क्या नाम देंगे। आज इसी मौजू पर जानेंगे दो खास मेहमानों से उनका रुख। प्रोग्राम दो रुख में दो खास मेहमान हमारे दरमियान मौजूद है जिनका तारुफ करा दें। दो खास मेहमान दरअसल गुलरेज शेख साहब स्पोक्स पर्सन है भारतीय जनता पार्टी के, हमारे दरमियान मौजूद हैं, आपका इस्तकबाल करते हैं। इसके अलावा एक और खास मेहमान जिन्हें टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, आप एमपी हैं, डॉक्टर सैयद नासिर हुसैन साहब स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस के, नेशनल स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस पार्टी के, आपका भी इस्तकबाल करते हैं। डॉक्टर सैयद नासिर हुसैन साहब, सबसे पहले मैं आपसे सवाल करना चाहूंगी कि आज जब सड़कों पर कांग्रेस रही, कितने कार्यकर्ता कितने कारकुनों को आज हिरासत में लिया गया? पैन इंडिया ये प्रोटेस्ट था और इस ईडी से पूछताछ को कांग्रेस किस तरीके से आज दो रुख में बयान करेगी? देखिए, तो पहली बात तो ये है, जिस तरह से हिंदुस्तान में पिछले 8 साल से ईडी, आईटी और सीबीआई का इस्तेमाल लगातार जो होते जा रहा है, खासकर अपोजिशन पार्टीज के लीडर्स को पूछताछ करना, रेड्स करना, उनको समन्स भेजना, अरेस्ट करना और उनको तंग करना, ये लगातार पिछले 8 साल से हो रहा है। इसके पहले इस तरीके से कभी हुआ नहीं। दूसरी बात यह है, बहुत सारे ऐसे लीडर्स, अपोजिशन के लीडर्स थे जिनके ऊपर ईडी, आईटी और सीबीआई ने रेड किया, केसेस किया, पूछताछ किया, लेकिन जब वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ले तो उनके ऊपर कोई केस नहीं रहा, उनको क्लीन चिट दे दी गई। तो मैं क्या समझूं, क्या ये डराने धमकाने और ब्लैकमेल करने की राजनीति ये हिंदुस्तान में जो पिछले 7-8 साल से चल रही है, ये सिर्फ इसलिए कि जो है सरकार को लगता है कि जिन मुद्दों पे उनको काम करना था उन मुद्दों पे वो उनको कोई सफलता नहीं मिली। जो उन्होंने देश को वायदे किए थे वो वायदे वो पूरे कर नहीं पाए। आज लोगों का ध्यान भटकाने के लिए इस तरह से अपोजिशन लीडर्स को तंग करना, बदनाम करना, ह्यूमिलेट करना, उनको ब्लैकमेल करने का काम लगातार करते आ रही है। हम लोगों ने पूरे हिंदुस्तान में कल सारे स्टेट कैपिटल्स में हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की और लोगों के सामने अपनी बात रखी, जिसमें दूध का दूध पानी का पानी हो गया है। और मैं खुद बिहार, पटना गया था, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आया। आज सुबह से पूरे हिंदुस्तान के अलग अलग रियासतों में के कैपिटल्स पे, स्टेट कैपिटल्स जिसको हम कहते हैं, उसमें कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के लीडर्स, चीफ मिनिस्टर्स, जनरल सेक्रेटरीज, एमएलए, एमपीज जो है सारे के सारे सड़कों पे उतर के आज प्रोटेस्ट किए हैं। बहुत सारी जगह अरेस्ट हुए हैं हिंदुस्तान भर में। और दिल्ली में मैं जहां से बात कर रहा हूँ, मैं भी अरेस्ट हुआ था, मुझे बीच रास्ते से छोड़ दिया गया। ये बहुत सारे हमारे नेताओं को अभी अरेस्ट करके रखा है। दिल्ली के मुझे कम से कम 12 से 15 पुलिस स्टेशनों में हमारे लोग अरेस्टेड है। सारे लोकसभा, राज्यसभा के एमपीज हैं, एआईसीसी जनरल सेक्रेटरीज हैं, 2 स्टेट के चीफ मिनिस्टर्स हैं, पीसीसी प्रेसिडेंट हैं, बहुत सारे लोग को यहाँ पे अरेस्ट करके रखा गया। तो अगर लगता है सरकार को कि वाकई में इसमें दम है इस केस में, तो वो इतना परेशान क्यों हो रही है? अगर वो लोग उनके साथ मार्च करना चाह रहे हैं तो सरकार परेशान क्यों हो रही है? अगर वो पैदल चल के जाना चाह रहे थे ईडी ऑफिस तक तो सरकार परेशान क्यों चाह रही है? अब उसमें उनकी मर्जी है राहुल गांधी जी की, वो साइकिल में जाएं, स्कूटर में जाएं, कार में जाएं, पैदल जाएं, लोगों के साथ जाएं, अकेले जाएं। सरकार डरती क्यों इतना राहुल गांधी जी से या गांधी फैमिली से या कांग्रेस पार्टी? ठीक है, गुलरेज साहब यहाँ पर स्पोक्स पर्सन भारतीय जनता पार्टी के, हम उन्हीं से सवाल कर लेते हैं सीधे तौर पर। गुलरेज साहब, कैसे भी जाए राहुल गांधी, सड़क के जरिए जाएं, साइकिल जाएं, पैदल, साइकिल से जाएं, पैदल जाएं, जैसा कि अभी नासिर हुसैन साहब कह रहे थे, तो इसमें आपत्ति क्यों सरकार को? एहतजाज और मार्च करने की इजाजत क्यों नहीं? जमहूरी मुल्क में हम रहते हैं, अगर कोई अपने मुताबिक जाना चाहता है तो इसके पीछे पुलिस को लगा देती है आपकी सरकार, क्यों? देखिए, नसीर साहब पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, सांसद हैं। मुझे लग रहा था कि चूंकि एक वरिष्ठ कांग्रेसी स्पोक्स पर्सन बैठे हैं
तो ये स्मृति ईरानी जी के सवाल का जवाब देते, लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया कि इसको क्या कहते हैं, जो ये प्रदर्शन, जो नौटंकी इन्होंने आज की है उसको क्या कहते हैं। चलिए, इन्होंने जवाब नहीं दिया तो मैं ही उत्तर दे देता हूं। इसको कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका, इसको कहते हैं चोर मचाए शोर, और शोर मचाकर जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं उन पर प्रेशर डालने की कोशिश करता है। लेकिन उस चोर को यह नहीं पता कि कानून के हाथ बड़े लंबे होते हैं और इस प्रकार की नाटकबाजी करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। चोरों के साथ भी बहुत सारे लोग आते हैं, सब कुछ होता है, उनकी रिकमेंडेशन भी बहुत करते हैं, तमाम प्रेशर डालते हैं, लेकिन संविधान और कानून अपना काम करता है। और जहां तक लैंड ग्रेबिंग की बात है, अखबार छापने के नाम पर आप लैंड ग्रेबिंग कर रहे हो, शर्म आनी चाहिए आप लोगों को ऐसी बातें करने में। और मुझे समझ में नहीं आता कि नासिर साहब जैसे सज्जन पढ़े लिखे लोग क्यों एक ऐसे खानदान की वकालत करने बैठ जाते हैं जो खुद कुछ नहीं कर सकता, हर चीज के लिए अपने कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित करता है। मैं तो आपको यह भी कहता हूं कि ईडी के सामने उसकी आवाज नहीं निकल रही होगी राहुल गांधी की। बड़ा इल्जाम लगाया है गुलरेज शेख साहब ने, नासिर साहब ये कह रहे हैं कि चोर मचाए शोर, दाढ़ी में चोर की दाढ़ी में तिनका है, इसलिए ये शोर मचाते हुए जाना चाहते थे। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि अगर कुछ नहीं है तो फिर इतना शोर क्यों? तो जांच हो जाने दीजिए, अगर ईडी बुला रही है तो जांच हो जाने दीजिए, इतना अबावेला क्यों? और कुछ लोगों का यह भी सवाल है सैयद नासिर साहब, जो मैं पूछना चाहती हूं आपसे, कि मुल्क में और भी मौजूआत हैं जिस पर अपोजिशन को ढूंढा जाता है, तब अपोजिशन कांग्रेस की अगर खास तौर पर बात की जाए तो मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों में इस तरह सड़कों पर नजर नहीं आती है। देखिए, पहले तो मैं बीजेपी के स्पोक्स पर्सन का जवाब दूं। पहली बात तो मैं यहाँ स्मृति ईरानी के लिए जवाब देने के लिए नहीं बैठा हूं, मैं यहाँ पे बैठा हूं जो अभी आप एंकरिंग कर रहे हैं, आपके सवाल का जवाब देने के लिए। अगर बीजेपी के स्पोक्स पर्सन गुलरेज साहब कुछ कहते हैं तो मैं उनका जवाब देने के लिए बैठा हूं। एक पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, मुझे गर्व है आज मैं पढ़ा लिखा इंसान हूं, देश का नागरिक हूं। मैं जिन लोगों की हिमायत में, जिन लोगों को डिफेंड करने के लिए यहाँ बैठा हूं, वो लोग जो है इस देश के लिए कुर्बानियां दी है। इस देश को बनाने में उनका और उनके खानदान का बहुत बड़ा योगदान है। और जिन लोगों को जो है डिफेंड करने के लिए गुलरेज साहब बैठे हैं, वो लोग जो है और उनकी सोच के जो लोग थे, आजादी के आंदोलन में मुखबरी कर रहे थे, मुखबिरों की हिमायत में ये बैठे हैं। मैं देश जोड़ने वालों की हिमायत में बैठा हूं, ये देश तोड़ने वालों की हिमायत में ये बैठे हैं। ये बुलडोजर चलाने वालों की हिमायत में बैठे हैं, मैं बुलडोजर रोकने वालों की हिमायत में बैठा हूं। ये लोग जो समाज और देश में जहर घोलने वाले की हिमायत में बैठे हैं, मैं जो प्यार और मोहब्बत बांटने वाले की हिमायत में यहाँ पे बैठा हूं। तो इससे एकदम साफ हो जाना चाहिए कौन किसको डिफेंड कर रहा। पॉइंट नंबर 2, अगर 2012 में जी इलेक्शन कमीशन क्लीन चिट दे देता है सारे मामले जी, और उसके बाद इनके पास ये केस 2015 में क्लोज हो जाता है, जब इनकी खुद की सरकार है जी। अब फिर से दोबारा जो है इस केस को खोलने की जो काम की जो कोशिश जो कर रहे हैं, ये सिर्फ बदनाम करने के लिए, बेइज्जत करने के लिए, तंग करने के लिए, ब्लैकमेल करने के लिए जो है ये काम, ब्लैकमेल करने के लिए ये केस को फिर दोबारा शुरू किया है। पहले तो मैं आपको केस के बारे में बताऊं। बिल्कुल, हाँ। मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि हिंदुस्तान में कोई ऐसा लॉ है जो ये प्रोहिबिट करता है, जो ये रोकता है कि एक पॉलिटिकल पार्टी किसी और को जो है लोन देने से। कांग्रेस पार्टी, नेशनल हेराल्ड जो पेपर है जी, जो आजादी के आंदोलन के टाइम पे जो शुरू किया गया था, जवाहरलाल नेहरू, अबुल कलाम आजाद, रफी अहमद किदवाई साहब, आचार्य नरेंद्र देव, वल्लभ भाई पटेल साहब, ये लोग सब मिलकर जो पेपर शुरू करे थे, जो आजादी के आंदोलन के जो हमारे नेता लोग थे, जो हमारे रहनुमा थे, उन सबकी जो आवाज थी, उस पेपर को अंग्रेजों ने 1942 और 45 के बीच में बैन भी कर दिया जी, क्योंकि वो हिंदुस्तान की आवाम की आवाज है। तो आप भी पत्रकारिता करते हैं, आपका भी मीडिया हाउस है, हर मीडिया हाउस को कभी लॉस होता है, कभी प्रॉफिट होता है, लेकिन मीडिया हाउस आगे चलना चाहिए। जब नेशनल हेराल्ड को लगातार लॉस हो रहा था, उस टाइम पे कभी 20 लाख, कभी 10 लाख, कभी 50 लाख करके 11 साल, ओवर ए पीरियड ऑफ 11 ईयर्स, 11 साल में 90 करोड़ रुपए कांग्रेस पार्टी उनको कर्जा दी थी। क्यों कर्जा दी थी?
उस 90 करोड़ में 67 करोड़ वहां के जो जर्नलिस्ट थे, जो आपके जैसा जो काम कर रहे थे वहां पर, उनका जो है सैलरी दिया गया था, उनका वीआरएस का पैसा दिया गया था। 23 करोड़ रुपए इलेक्ट्रिसिटी बिल, रेंट और फला और रेनोवेशन के काम के लिए पैसा दिया गया। अब वो उसके बावजूद भी जब वो नेशनल हेराल्ड वो पैसे लौटा नहीं सक रही थी, और नेशनल हेराल्ड जब बोली कि हम पैसे नहीं दे सकते हैं और हम लोग इसको इक्विटी शेयर्स में बदल रहे हैं, तो इक्विटी शेयर्स कांग्रेस पार्टी ले नहीं सकती थी। कांग्रेस पार्टी जो है लोन दे सकती है, लेकिन कभी एक पॉलिटिकल पार्टी लोन दे सकती है, पॉलिटिकल पार्टी इक्विटी शेयर्स खरीद नहीं सकती। तो कांग्रेस पार्टी ने कहा कि हम नहीं खरीदेंगे, लेकिन जितना हमने पैसा आपको दिया है उतने रकम के इक्विटी शेयर्स आप यंग इंडियन कंपनी को दे दीजिए। ये भी नॉन प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है जी। नॉन प्रॉफिट मेकिंग कंपनी में जो सेक्शन 25 से के तहत रजिस्टर होता है, उसका कोई भी डायरेक्टर, उसमें सोनिया गांधी जी है, राहुल गांधी जी है, बहुत सारे कांग्रेस के नेता हैं, कोई भी डायरेक्टर उसमें ना तो सैलरी ले सकता, ना प्रॉफिट ले सकता, ना डिविडेंड ले सकता। 1 रुपया उससे निकाला नहीं गया, 1 रुपया उससे लिया नहीं गया। कांग्रेस पार्टी जो 90 करोड़ 10 साल 11 साल के तहत जो दी है, उसका सारा अकाउंट्स में है, ऑडिट बुक्स में है। नेशनल हेराल्ड और एजीएल जो एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड है, जो उसका नेशनल हेराल्ड को ओन करती है, उसके अकाउंट बुक्स में, उसके ऑडिट बुक्स में व्हाइट में 90 करोड़ दिए गए जी। हमारे बुक्स में, अकाउंट बुक में जो दिया है, जो लिया है, उनके अकाउंट बुक्स में है। तो इसमें मनी लॉन्ड्रिंग कहां से होती है? वही मैं पूछे, फिर इसमें ये मामला कहां से बनता है? वही मनी लॉन्ड्रिंग कहां से होती है? और कोई लॉ प्रोहिबिट नहीं करता, कोई लॉ रोक नहीं सकता। ठीक है, आपने कोई तफसील बताई कि ये केस क्या है और कब कब क्या हुआ और कहां कहां पर पैसे दिए गए। गुलरेज शेख साहब, तो फिर मनी लॉन्ड्रिंग का मामला कहां? जो नासिर साहब ने जो बात कही, अगर उस पर अमल किया जाए तो भारतीय जनता पार्टी को क्या दिखा? 2012 का इन्होंने हवाला दिया कि इलेक्शन कमीशन ने क्लीन चिट दी थी 2015 में, जब आप 14 में आए, फिर 15 में आपने दोबारा इसको 15 में आपने ही क्लोज किया, फिर उसके बाद अब ये क्यों? देखिए, क्या मिला आप लोगों को? देखिए, इसे कहते हैं कान ये लोग घुमा के पकड़ना। भ्रष्टाचार करना हो तो सीधे रास्ते से नहीं होता तो उल्टे रास्ते से करें। आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि जो यंग इंडिया और नेशनल हेराल्ड, इसमें ये खुद की कोई कांग्रेस की खुद की प्रॉपर्टी नहीं थी, ये शेयर होल्डर्स की प्रॉपर्टी थी। और इसमें जो हमारे कुछ विरोधी भी हैं, जैसे प्रशांत भूषण जी हैं, उनके पिताजी जो शांति भूषण थे, वे भी कहते हैं कि मेरे पिताजी भी जो थे वो भी इसमें शेयर होल्डर थे। अन्य अन्य और कई शेयर होल्डर्स थे, किसी से पूछा नहीं गया। ये तो इस तरह से हुआ कि एक कंपनी में सना आपने निवेश किया हो, आप उसकी शेयर होल्डर बन गई हो, और वो कंपनी परबारे बिना कोई ऑडिट बुक्स किए, बिना आप शेयर होल्डर्स को बताए, बिना शेयर होल्डर्स से पूछे अपने सब संपत्ति को बेच दे। आप किसी को, ये इसमें क्या हुआ, मोतीलाल वोरा ने लोन दिया, किसको दिया? मोतीलाल वोरा को दिया। मोतीलाल वोरा ने क्या किया? मोतीलाल वोरा का ही जो लोन था वो माफ कर दिया। मतलब मैं ही अपने आप को लोन दूं, मैं ही अपने आप का लोन माफ कर दूं, ये खेल था। प्लस आप ये नहीं भूलना चाहिए कि नेशनल हेराल्ड को ये दिल्ली की ही बात नहीं है, पूरे हिंदुस्तान के अन्य स्थानों पर, कई स्थानों पर, जैसे भोपाल में भी इनकी बहुत करोड़ों रुपए की संपत्तियां हैं। ये संपत्तियां जो सरकार, भारत सरकार ने दी थी पत्रकारिता करने के लिए, उन संपत्तियों की जो मूल्य है वो आज करोड़ों अरबों में है। उस संपत्ति का ये खेल चल रहा है, कान को घुमाकर पकड़कर भ्रष्टाचार हुआ है और उसी के लिए जांच चल रही है, उनको तकलीफ हो रही है। नहीं तो ये अगर पूछताछ में समर्थन कर रहे हैं, हिमायत कर रहे हैं, अगर वे जा रहे थे, पैदल जा रहे थे, तो रोक क्यों रही है आपकी सरकार? ये भी तो सवाल खड़े हो रहे हैं ना आप। अच्छा ये बताइए, अगर भारतीय जनता पार्टी के लीडर पश्चिम बंगाल जाना चाहते हैं, वहां पर प्रोटेस्ट करना चाहते हैं, तो वहां की सरकार रोकती भी है और रोकती भी नहीं है। कई ऐसे मकामात और कई ऐसे तफसीलात हमारे दरमियान होती हैं और हम ये देखते हैं, तो अभी क्यों? का काम होता है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। इनके कई अगर मवाली भी आ जाते हैं इनके साथ, जो कमी नहीं है, तो इस प्रकार के लोग इनके साथ अगर मिलकर आ जाते हैं और शहर की फिजा को खराब करते हैं, तो क्या परमिशन दी जाए? क्या प्रशासन को आईपीसी के हिसाब से इस चीज की अनुमति है कि नहीं? और सीआरपीसी के हिसाब से तो गिरफ्तारियों की भी अनुमति होती है ऐसी स्थिति में। तो इसमें क्या गलती करी है आप ये बताइए। प्रशासन का काम है सिविलियन, जो नागरिक जो कर जाता है हिंदुस्तान का, उसकी सुरक्षा करना, उसकी पब्लिक प्रॉपर्टी। मेरा सवाल आपसे है, क्या भारतीय जनता पार्टी एहतजाज नहीं करती? करती है ना? नहीं करती है, और कई जगह से रोका जाता है तो रुकते भी है। लेकिन अभी क्या हो रहा है, एक फर्क आया है इस देश में जी, वो ये इस
2014 से पहले हिंदुस्तान की संसद में और हिंदुस्तान की सड़कों पर भारतीय जनता पार्टी खूब हंगामा करती थी भ्रष्टाचार के विरोध में। और आज है ना, कांग्रेस जो है वो संसद से लेकर सड़क तक हंगामा करती है भ्रष्टाचार के ऊपर जो कार्रवाई हो रही है उसके विरोध में। नासिर साहब, भ्रष्टाचार हंगामा तब किस चीज पे होता था और अब किस चीज पे हो रहा है, ये इसका मुआवजा करते हुए गुलेश साहब बता रहे। नहीं, भ्रष्टाचार है ही नहीं। ये तो कह रहे हैं ना, एक हाथ से आप दूसरे कान को पकड़ रहे हैं। नहीं, आप ये अभी बता रहे थे हजारों करोड़ों रुपए का घोटाला है। मैं तो ये करूंगे 90 करोड़ दिए, 90 करोड़ की इक्विटी शेयर्स खरीद दिए। 90 करोड़ दिए तो 90 करोड़ के इक्विटी शेयर्स लिए। अगर इस एक तो उनको ये भी पता नहीं मोतीलाल वोरा जी इसमें थे ही नहीं, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू इसमें थे। और दूसरी बात जो है, यंग इंडिया को उतना ही शेयर्स दिया गया, उतने रकम के शेयर्स दिए गए जितने जो है कांग्रेस पार्टी ने एजीएल को पैसा दिया था। तो इसमें मनी लॉन्ड्रिंग कहां से हो गई, इसमें प्रॉपर्टी कहां खरीदी गई, कौन सी प्रॉपर्टी खरीदी गई, खाली शेयर्स खरीदे गया और शेयर्स का 1 रुपया भी किसी आदमी को नहीं गया। तो मनी लॉन्ड्रिंग कहां से हो गई। ये जो है इसी तरह का मामला है जो इन्होंने जो अभी कहा कि करप्शन के खिलाफ ये आवाज उठाए थे। 2G केस में इन्होंने आवाज उठाए थे। 2G केस में क्या हो गया, 8 साल सत्ता, ये लोग सत्ता में क्या 8 साल हुए। कॉमनवेल्थ गैस में, कोल में, ये जितने भी केसेस का हवाला दे रहे थे, जितने भी केसेस में आवाज इन्होंने उठाई, एक में किसी एक का कन्विक्शन हुआ आज तक। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह साहब के खिलाफ इन्होंने लांछन लगाई, उनके खिलाफ कोई केस टिका। इनके सारे फ्रॉडुलेंट जो केसेस के बारे में ये बता रहे थे, इन्होंने सिर्फ केसेस का हवाला देके सत्ता में लोगों को वर्गलाना और सत्ता में आने का काम किया। जब सत्ता में आ गए 8 साल से प्रूव करना चाहिए था ना इनको, इतने सारे केसेस। अभी तो ये बोल रहे थे कि खुद ही देते हैं, खुद ही खरीदते हैं और खुद का ही माफ करा लेते हैं। हाँ, हिंदुस्तान में रूल है, एक सिस्टर कंपनी दूसरी सिस्टर कंपनी को लोन दे सकती है, एक सिस्टर कंपनी दूसरे सिस्टर कंपनी के शेयर्स खरीद सकती है। ये हिंदुस्तान का लॉ प्रोवाइड करता है। लॉ इसका जो है इस कंपनियों को पूरा हक देता है, एक सिस्टर कंपनी दूसरी सिस्टर कंपनी से खरीदे। कि इस केस को क्लोज करने के बाद अभी क्या मिला है, जिसके बाद अब ईडी ने कार्रवाई की और पूछताछ हुई? कुछ तो मिला होगा ना। अभी तक इतने लोगों से इन्होंने कार्रवाई की, अचानक जो है इनको 7 साल बाद केस याद आया और इनके पास प्रीमिया फेसी कुछ है ही नहीं। अब ये जो आके बोल रहे हैं हजारों करोड़ों की आस्ती, अरे भाई 90 करोड़ के इक्विटी शेयर्स 90 करोड़ दिए थे, 90 करोड़ के इक्विटी शेयर्स वापस आए, तो इसमें हजारों करोड़ों की आस्ती कहां से आ गई? गुलेश साहब, इस सवाल का जवाब। और दूसरा ये कि 7 साल में क्या आप लोगों को इतना वक्त लग गया ढूंढने के लिए इस बारीकी से कि कुछ तो निकाला जाए? इसका मकसद ये 2015 में जब ये केस क्लोज हो गया था तो अभी फिर से ओपन करके और पूछताछ करने का मकसद क्या है? सुना, इसमें आपको बहुत सारे तथ्य समझने पड़ेंगे क्योंकि नेशनल हेराल्ड की प्रॉपर्टीज पूरे हिंदुस्तान में फैली हुई है और उन राज्यों में भी है जहां की सरकारें कांग्रेस की हैं या फिर कांग्रेस के ऊपर निर्भर है, जैसे महाराष्ट्र हुआ या दूसरे राज्य हुए जहां पर कांग्रेस इनके साथ अलाय है। वहां पर राज्य सरकारों को के द्वारा एजेंसियों को सहयोग नहीं मिल रहा था, इसलिए समय लगा है। अच्छा, तो 7 साल लग गए। हिंदुस्तान का लैंडस्केप खत्म होता है, बदलता जा रहा है, कांग्रेस खत्म होती जा रही है, बीजेपी और अन्य अच्छे जो दल हैं वो आते जा रहे हैं, वहां पर एजेंसियों को सहयोग मिल रहा है। तो क्लोज क्यों किया था फिर? क्लोज क्यों किया था फिर 2015 में ये केस? एजेंसीज का काम है कि यदि कोई भी चीज उनके सामने नई आती है, यदि मर्डर का भी केस है वो क्लोज होकर नए सबूत आते हैं तो फिर ओपन होता है। तो ठीक है, तो रीओपन हुआ है, नए सबूत मिले हैं, तो इससे कांग्रेस को इतनी घबराहट क्यों हो रही है? साथ ही नासिर साहब, एक और मैं सवाल पूछना चाहूंगी जो कुछ देर पहले मैंने पूछा था कि जो आज तत्परता अपोजिशन पार्टी कांग्रेस में दिखाई दे रही है, मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में आपके कारकुनान डटे हुए रहे सड़कों पर, दिगर मुद्दों के लिए इतनी अलर्टनेस क्यों नहीं दिखाई देती है? अवाम के मुद्दे भी तो हैं। देखिए आपके पहले सवाल का जवाब यह है कि हिंदुस्तान में जिस तरह की व्यवस्था चल रही है उसमें 2 लोग तय करते हैं कि कौन सा केस क्लोज करना है, कौन सा केस शुरू करना है, किसका केस क्लोज करना है, किसका केस शुरू करना है।
वो अपोजिशन पार्टीज पे जब रहते हैं तो उनके खिलाफ केस चलते रहते हैं, उनके ऊपर रेड्स होते हैं, केस ओपन होते हैं। जब वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं सारे केस क्लोज हो जाते हैं। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी एक लॉन्ड्री का काम करती है, एक वॉशिंग मशीन बन जाती है। वहां पे आप उनकी सदस्यता ले लो, आप जो है साफ हो गए, आपका ड्राई क्लीन हो गया। अब दूसरा, इन्हीं के बीजेपी के लोग अगर दूसरी पार्टी में चले जाते हैं या इनकी पार्टी छोड़ देते हैं, बगावत कर देते हैं, उनके खिलाफ केसेस ओपन हो जाते हैं। जब इनको लगता है कि देश का माहौल खराब हो रहा है, दुनिया भर में इनकी बदनामी हो रही है, दुनिया के सबसे मॉडर्न देश, सबसे बड़े और सबसे छोटे छोटे देश तक इनकी थू कर रहे हैं, जब इनको लगा है कि अटेंशन डाइवर्ट करना है, हिंदुस्तान में ऐसा कोई इशू लेके आना है जिससे जो हम बवाल हो, जिसको लेके जो है अटेंशन डाइवर्ट हो जाए, तो ये काम करते हैं। ये दो लोग तय करते हैं कि सीबीआई, ईडी, आईटी जो है क्या करेगी, ये है। और दूसरा, हिंदुस्तान में आपके दूसरे सवाल का जवाब यह है, हिंदुस्तान में कांग्रेस पार्टी एक वाहिद ऐसी पार्टी है, हम लोग सत्ता में रहें या सत्ता में ना रहें, हाँ। जो जन के मुद्दे हैं वो जन के मुद्दे लगातार हम उठाते रहेंगे, उठाते आए हैं। हर इशू पे हम लोगों ने मानते हैं, ट्विटर पे बहुत सारे बड़े लीडरों ने उत्तर प्रदेश में हो रही बुलडोजर कार्रवाई पर राय रखी है। तो जैसी हिकमत अमली आज सड़कों पर राहुल गांधी के लिए दिखी, वैसे हिकमती अमली बुलडोजर कार्रवाई या दिगर चीजों के लिए कांग्रेस की क्यों नहीं दिखती है? बुलडोजर कार्रवाई पे भी हम लोगों ने जो है काफी जगह सड़कों पे उतरे। हम लोग जो है किसानों के मुद्दे पे पूरे देश भर में आंदोलन चलाया, हम लोगों ने ये लेबर वाले मुद्दे पे चलाया, महंगाई पे, पेट्रोल डीजल और गैस के दाम जब लगातार बढ़ रहे थे पूरे देश भर में धरना प्रदर्शन किए। आप खुद पता है कि हम लोग पार्लियामेंटेरियंस पूरे निकल के विजय चौक पे हम लोगों ने, यही राहुल गांधी जी ने हमारा प्रोटेस्ट लीड किया था, देश भर में हम लोगों ने प्रोटेस्ट किए। कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो लगातार हर इश्यू पे बोल रही है, हर इश्यू पे प्रोटेस्ट कर रही है, हर इश्यू पे अपना विरोध दर्ज कर रही है, पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर। इनको अगर किसी से, भारतीय जनता पार्टी को अगर किसी से डर है, अगर किसी से इनको अलर्ट रहने की जरूरत है, वो कांग्रेस पार्टी से है। क्योंकि इनको लगता है अगर कोई पार्टी पूरे हिंदुस्तान में इनको टक्कर दे सकती है, अगर कोई पार्टी अब तो ये कहने लगे कि दम ही नहीं है कांग्रेस पार्टी में, लेकिन आज के जो विजुअल्स हैं, जो तस्वीरें, उससे देखकर ये लगता है कि नहीं, जीवित हैं, ऑपोजिशन पार्टियां भी हैं, भले ही वो वक्तन फवक्तन थोड़े वक्त के लिए नजर आती हैं, लेकिन हैं जीवित। गुलरेज शेख साहब, आप बार बार कांग्रेस पार्टी को ये इल्जाम लगाते रहे हैं कि अपोजिशन पार्टी तो है ही नहीं, अब वो ऐसी नाव है जो डूब चुकी है। लेकिन आज देखिए, इससे पहले के मुद्दों की अगर हम बात करें, उतनी तत्परता भले ही नहीं दिखाई गई होगी, लेकिन आज जो इंडिपेंडेंट एजेंसियां जो कार्रवाई कर रही हैं उसके खिलाफ तो सड़कों पर हैं। और दूसरी तरफ ये कि जो कार्रवाई कर रहे हैं उसके पीछे भारतीय जनता पार्टी उन्हें अपने इशारे पर चलाती है। सबसे बड़ी बात तो यही है सना, सबसे पहली बात तो ये है कि एजेंसीज के ऊपर इस 7 सालों में आप लोगों को क्या मिला जिसके बाद आपने ओपन किया इस केस को फिर से? मैंने आपको कहा ना कि एजेंसीज को यदि नए अतिरिक्त सबूत मिलते हैं तो केसेस तो ओपन होंगे, और यदि इनने कुछ चोरी नहीं की है तो फिर डर किस चीज का है? यदि आप चोर हो तो ही तो डरोगे, कुछ भी नहीं है तो राहुल गांधी को बोलना चाहिए कि ठीक है मैं जा रहा हूं, वो कुछ हो तो मुझे अरेस्ट कर लो। लेकिन ऐसी हिम्मत नहीं होती है, मतलब ऐसा लगता है कुछ न कुछ छुपाने को है। लेकिन अभी आपने एक बात कहा कि मैं हमेशा कहता हूं कांग्रेस डूबती ना हो, मैंने ऐसा कभी नहीं कहा है मैडम। बहुत सारे लोग कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के कई लीडरान की तरफ से ऐसा कहा जाता है, और अक्सर डिबेट्स में दोनों में भी कहा जाता है इस तरह। मैं इतना उदार व्यक्ति नहीं हूं, मेरे तो मैं हमेशा कहता हूं सना कि कांग्रेस एक मैयत है पड़ी हुई, और कांग्रेस तो मैयत है, और कांग्रेसी जो नेता हैं उनको लगता है कि अगरबत्ती लगाने से ये मैयत जाग जाएगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अभी जो अगरबत्ती लगाई है दिल्ली में, मैं तो इनको चैलेंज करता हूं कि पूरे हिंदुस्तान के हर शहर में डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी है, आप यहाँ पर प्रदर्शन करके दिखाएं पूरे हिंदुस्तान में। नासिर साहब, आप पे कोई नहीं कर रहे हैं आपको नहीं, अभी एंकर साहबा आप ही कह रहे थे कि आज देश भर में जो है विजुअल्स देखने को मिल रहे हैं, देश भर में कांग्रेस पार्टी जागी है। हाँ। अगर कांग्रेस पार्टी है ही नहीं गुलरेज साहब के हिसाब से, तो कांग्रेस पार्टी से डरना नहीं चाहिए। और राहुल गांधी जी ने डरा नहीं है। राहुल गांधी जी ने बोला कि हम ईडी को फेस करेंगे। अगर आपको चाहे, अगर आपको लगता है अरेस्ट करना है तो अरेस्ट करो। हाँ। अगर आपको लगता है कि आप डराएंगे तो हम डरेंगे नहीं। अगर आपको लगता है कि हमको लगता है कि अगर हम सावरकर है माफी मांग लेंगे तो हम मांगेंगे नहीं, हम जाके ईडी को फेस करेंगे। और ईडी को फेस करेंगे तो उनके अगर ये फॉल्स केसेस के खिलाफ
ये फॉल्स केसेस में इम्प्लीकेट करने की जो कोशिश की जा रही है, साजिश तो की जा रही है। सीधे तौर पर कांग्रेस का ये बदनाम कहना है कि अगर मरकजी सरकार हमें डराने की कोशिश कर रही है, अगर को आप इरेज कर दीजिए, मरकजी सरकार कांग्रेस को डराने की कोशिश कर रही है तो वो डरेंगे नहीं। तो वही भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि जब डरना नहीं है तो इतना वावेला क्यों और हंगामा क्यों। बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, दो रुख में अपना अपना मौकफ रखने के लिए। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़ 18 उर्दू। कल फिर हाजिर होंगे बड़े मुद्दे के साथ, तब तक के लिए आदाब।